हेलो डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम स्टडी विद पीएन शर्मा। यहाँ पर आज हम डिस्कशन करेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमने पीछे छोड़ा था लेक्चर, हमने पीछे कहाँ छोड़ा था? ब्रिटेन हमने और इंडिया और यूएसए, इन सभी का संप्रभुता यहाँ पर है, यहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता है। इन दोनों का मिक्सअप कहाँ पर है? इंडिया में। ये सभी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका मीन्स हमारे यहाँ न्यायपालिका पूरी एक ही है। ऐसा नहीं कि राज्यों की न्यायपालिका अलग है और इंडिया की न्यायपालिका अलग है, ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको संघीय न्यायालय भी कहते हैं। उसके जो नीचे है वो उच्च न्यायालय है राज्य स्तर पर, और अधीनस्थ न्यायालय है जो जिला अदालत भी होती है और निचली अदालत भी होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इंडिया में न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है मीन्स ना तो इस पर कार्यपालिका का ना ही विधायिका का अपना कोई रोब है। संघीय अदालत की तरह काम करती है मीन्स संघ की अदालत संघ के कोई भी मामले रहेंगे तो उनको देखेगी। ये शीर्ष न्यायालय है मीन्स इसके ऊपर कोई नहीं है। मौलिक अधिकारों की रक्षा यही करती है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और संविधान का संरक्षक भी है मीन्स ऐसा नहीं कि संसद संविधान में कोई भी अमेंडमेंट कर दे, उसका भी ध्यान कौन रखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। यूएसए में अगर बात करें तो संघीय न्यायपालिका मीन्स संघीय कानूनों को लागू करती है और राज्य न्यायपालिका राज्य कानूनों को लागू करती है। वहां पर राज्य में अलग कानून व्यवस्था चलती है मीन्स न्यायपालिका चलती है, और के संघ में अलग न्यायपालिका चलती है। तो इंडिया में केवल एक ही न्यायपालिका है जो पूरी तरह एकीकृत है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के? अगर एग्जाम्पल देखें तो कार्यकाल की सुरक्षा मीन्स न्यायाधीश की जो सेवा शर्तें हैं पहले से निर्धारित रहती है और इनको ऐसे नहीं हटाया जा सकता। इनको हटाने के लिए एक विशेष मत की आवश्यकता होती है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट प्लस ऑफ टोटल, तो उसकी जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के जो खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि पर आरोपित है, इसीलिए इनके खर्चों पर जल्दी से आप कमी नहीं कर सकते। विधायिका भारत की संचित निधि पर खर्च का मतलब क्या होता है कि जब भी इनके जो खर्चे हैं इनके ऊपर संसद में बहस तो की जा सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता कि कितना कम किया जाए या ज़्यादा किया। ज़्यादा कर सकते हो लेकिन आप कम नहीं कर सकते। विधायिका न्यायाधीश के कामकाज पर कभी भी, विधायिका मीन्स जो संसद है जहां पर विधान बनता है, वो कामकाज पर बहस नहीं कर सकती कि ये काम सही कर रहे हैं गलत। न्यायाधीश जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद कामकाज पर उनकी अदालत में दोबारा काम नहीं कर सकते हैं। अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं। अगर इनके किसी निर्णय को कोई नहीं मानता है तो आप ये जो न्यायपालिका है वो किसी को दंड दे सकती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य को अलग अलग किया गया है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो 13 से लेकर 35 वहां तक ये है। 12 से लेकर 35, 12 में राज्य की परिभाषा है। तो 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। तो 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। और 13 में है जुडिशियल रिव्यू। यहां पर किसी तरह का मौलिक अधिकार मिला हुआ नहीं है, केवल राज्य की परिभाषा और जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। जो असली में स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 14 से लेकर 32। 14 से जो 18 है उसमें है समानता मीन्स इक्वलिटी, मौलिक अधिकार सभी के लिए समानता। स्वतंत्रता के लिए आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो पूरा एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के लिए है 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध है 23 से लेकर 24। अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28। और सांस्कृतिक माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके लिए 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मीन्स 32। अगर आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है मीन्स आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं कि फला फला गवर्नमेंट ने, फला फला आदमी ने हमारे स्वतंत्र जो हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनका वायोलेशन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर रिट जारी करती है। यहाँ जो 31 है इसको 44th संविधान संशोधन था उसके द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया 1978 में। तो ये याद रखना 1978 में इसको हटा दिया गया था। 31वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था। जो मौलिक अधिकार हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लाए गए थे। संसद इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ये याद रखना। संसद
और ये क्या है, न्यायालय के माध्यम से लागू किए जाते हैं। यदि हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये कुछ कुछ जो कई बार फ्रेंड्स कुछ लिख देते हैं तो अलग से राइटिंग में है, तो इस जो अलग से राइटिंग में उनका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं वैसे बताता रहूँगा कुछ अच्छी बात होगी तो। संसद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और अमेंडमेंट कर सकता है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नॉट एब्सोल्यूट मींस असीमित नहीं है। कोई बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट्स में कभी चेंज नहीं कर सकता, संसद चेंज कर सकती है, लेकिन कितना चेंज कर सकती है ये कौन देखेगा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी फंडामेंटल राइट्स स्थगित हो जाते हैं केवल 20 और 21 को छोड़कर, लेकिन अगर एक और है 19 भी स्थगित नहीं होगा यदि आंतरिक स्थिति की खराबी के कारण, मीन्स आंतरिक जो विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह, उसके आधार पर अगर फंडामेंटल राइट, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 19 भी स्थगित नहीं होगा, ये याद रखना। रिट जारी कौन कौन सी करते हैं, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है हैबियस कॉर्पस, मींस अगर किसी आदमी को बंदी बना लिया गया है तो अगर गलत तरीके से बनाया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। मैंडेमस, यहां पर मैंडेमस में क्या होता है, अगर कोई सरकारी कार्य अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा हो। सर्सियोराई, यहां पर सर्सियोराई में कोई भी अगर नीचे लोअर कोर्ट में कोई मामला है, किसी हायर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामला सही से नहीं चल रहा है तो अपने पास मंगवा सकती है। क्यों वारंटो, अगर सरकार अपने चहेते को किसी को उस कुर्सी पे बिठा देती है और वो उस कुर्सी के लायक नहीं है तो उसे बोलते हैं क्यों वारंटो। और प्रोहिबिशन, यहां पर लोअर कोर्ट्स को अपने जो दायरा है उससे बाहर जाकर अगर लो सुनाती है, मीन्स अगर कोई निर्णय देती है तो उससे रोकने के लिए हायर कोर्ट्स उसको जारी करती है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। कानून से इनको लागू नहीं कराया जा सकता, मींस अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी को लागू नहीं कर रही है तो हम सब जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसी तरह हम डीपीएस के लिए नहीं जा सकते। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कार्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मींस वेलफेयर स्टेट। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली कि वेलफेयर स्टेट किसके तहत स्थापित किया गया है संविधान में, डीपीएसपी। उसके बाद ये नॉन जस्टिसेबल है, मींस हम अगर इनको गवर्नमेंट लागू नहीं करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। 3 वर्गों में इसको बांटा गया है, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, ये तीनों हैं। सामाजिक मीन्स समाज में कैसे बढ़ावा मिले आपस में लोगों को। गांधीवादी मीन्स गांधी के जो भी थे जैसे पंचायतें, सहकारी समितियां, इन सभी को बढ़ावा देना, SC ST का कल्याण, तो ये गांधीवादी डीपीएसपी हैं। उदार बौद्धिक जिसमें एनवायरमेंट हो गया, लोगों को फ्रीडम हो गई, ये सभी उदार बौद्धिक में आते हैं। मिनर्वा मिल केस 1980 केस आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया कि डीपीएसपी बड़ा है या फंडामेंटल राइट्स, तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में बैलेंस है, ये भारतीय संविधान की नींव है। मीन्स ये एक ही जो तुला जो रहती है, मीन्स जो तोलने के लिए, उसके दोनों क्या है, पार्ट हैं। मीन्स दोनों, आपने कई बार देखा होगा जहां पर लो सुनाते हैं या जहां पर मीन्स बहस चलती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, एक लेडी रहती है, उसके हाथ में तुला रहती है, मीन्स जो कुछ भी सामान अगर हम तोलते हैं, आजकल तो वो वाला बंद हो गया, आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, पहले हाथ में पकड़कर उसमें वजन रखते थे, एक साइड सामान रखते थे, तो उसी टाइप से ये दोनों पार्ट हैं उसी के। तो कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, दोनों में बैलेंस की जरूरत है। मौलिक कर्तव्य, ये क्या है, कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो हमको खुद को भी उनको फॉलो करना पड़ेगा, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने ये सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों की। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। मींस ओरिजिनल संविधान में 1976 तक कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनके लिए अलग से भाग 4A बनाया गया। आर्टिकल 41A, आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य के लिए लाया गया। और टोटल मौलिक कर्तव्य शुरू में जब 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो केवल 10 थे। बाद में एक और जोड़ दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कि 6 से 14 तक जो शिक्षा है बच्चों को, वो देना हमारी क्या है, हमारे दायित्व है परिवारों का। अगेन हम अगर बात करें कि जस्टिसेबल कौन कौन है, तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल में डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मीन्स हम फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखा हुआ है,
प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है, इनको लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं हो रहे राज्य के द्वारा, अगर राज्य उनका वायोलेशन कर रहा है, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इसी को बोलते हैं जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष राज्य जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन मीन्स 1976 से पहले हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं था। धर्मनिरपेक्ष मीन्स क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है, मीन्स जो हमारा देश है, वो किसी भी धर्म को एक नहीं, मीन्स किसी भी धर्म को धर्म, राज्य का धर्म नहीं मानता है, मीन्स किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है। राज्य के लिए सारे धर्म समान है, राज्य सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करता है, और राज्य किसी धर्म को अगर दबाया जाता है तो राज्य उसमें पॉजिटिव हस्तक्षेप कर सकता है। आर्टिकल 14 में हमने समानता की बात की है, तो सभी धर्म हमारे लिए समान हो गए, किसी के लिए भेदभाव नहीं करेंगे आर्टिकल 15 में, और सभी अवसरों में सभी को समानता दी जाएगी कि कौन सा कोई धर्म है, किसका क्या धर्म है, इसके आधार पर नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता इनडायरेक्टली शामिल है। आर्टिकल 25 में कोई सा भी धर्म अपना सकता है। 26 में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है। 27 में धर्म के आधार पर टैक्स के लिए मनाही की गई है। 28 में शिक्षा, धर्म के आधार पर शिक्षा के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। तो ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहले ही अवधारणा हमारे इंडिया में है। आर्टिकल 29 और 30 में भाषा, लिपि और संस्कृति, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, माइनॉरिटीज मीन्स जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम्स हो, उनके लिए पहले से ही है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की अगेन बात है। 30 में अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षा के संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स समान नागरिक संहिता की बात की गई है, इसीलिए सभी धर्मों को समान माना गया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी में कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। यूपीएससी 2019 में इसी सेम क्वेश्चन को 2 अलग अलग तरीके से पूछा गया है। 2019 का पेपर देखना, उसी में क्वेश्चन आया है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। वहां क्या पूछा गया इस बार कि इंडिया जो है, इंडिया की धर्मनिरपेक्षता से फ्रांस क्या सीख सकता है। फ्रांस में वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता चलती है, जबकि इंडिया में खुद की धर्मनिरपेक्षता चलती है। तो धर्मनिरपेक्षता की 2 अवधारणाएं, एक पश्चिमी अवधारणा। पश्चिमी अवधारणा में क्या है कि राज्य मीन्स राजनीति और धर्म दोनों में पूर्णतः अलगाव होगा। मीन्स राज्य कभी भी धर्म में दखल नहीं देगा और धर्म भी राज्य में दखल नहीं देगा। और ये क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा। मीन्स अगर किसी धर्म को दबाया जाता तो राज्य कुछ नहीं करेगा, अगर किसी धर्म के लोगों को मारा जाता तो राज्य कुछ नहीं करेगा। तो ये क्या है, नकारात्मक अवधारणा। हमारे इंडिया में क्या है, सकारात्मक अवधारणा। मीन्स राज्य और धर्म में पूर्ण अलगाव नहीं है, राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा, सभी का सम्मान रक्षा करेगा। मीन्स अगर किसी धर्म को दबाया जाता है तो राज्य उसको उत्थान के लिए काम करेगा। सभी धर्मों के लिए राज्य समान काम करेगा। जैसे कुंभ का मेला लगता है तो राज्य क्या चलाता है, स्पेशल ट्रेन चलाता है, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं होता है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। जबकि इंडिया में धर्म में पॉजिटिव हस्तक्षेप किया जाता है। अगर सऊदी अरबिया में मक्का मदीना में अगर जाने हज यात्रा जाती है तो स्पेशल फ्लाइट्स किए जाते हैं। तो ये क्या है, राज्य धर्म के लिए प्रमोट करने के लिए सभी धर्मों को बराबर आदर देता है। तो धर्मनिरपेक्षता की ये क्या है, सकारात्मक अवधारणा। और अपनाने का कारण क्या था इंडिया के द्वारा कि हमारा जो समाज है वो बहुधर्मवादी है। किसी पर्टिकुलर एक धर्म को ही ज़्यादा बढ़ावा ना मिले, ना ही कोई पर्टिकुलर एक धर्म किसी दूसरे धर्म पर अपना रोब जमाए। इसीलिए क्या लाया गया, बहुधर्मवादी समाज को मेंटेन करने के लिए हमने अपनी अलग से भारतीय अवधारणा डेवलप की। किसके लिए, धर्मनिरपेक्षता की। इसीलिए ये याद रखना कि धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा में क्या डिफरेंस है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मीन्स 18 वर्ष से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति है तो मतदान दे सकता है। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, कौन सा लिंग है, उसकी साक्षरता क्या है, उसकी संपदा कितनी है, इन सभी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। केवल 18 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो वो वोट दे सकता है। पहले ये 21 वर्ष थी, इसको उठाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया, 61 वाला संविधान संशोधन। ये याद रखना, कभी भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में तो कई बार ये पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल जो वयस्क मताधिकार की एज थी उसको घटाकर 18 साल कर दी गई। नागरिकता, एकल नागरिकता
हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, मीन्स भारतीय नागरिकता इंडिया में एकल नागरिकता है, मीन्स चाहे राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य का, महाराष्ट्र का या राजस्थान का, तो उन सभी के पास केवल इंडिया की राजनीति होगी। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र की अलग राजनीति। जबकि दोहरी नागरिकता कहाँ है, देश की नागरिकता भी होगी और राज्य की नागरिकता भी। जैसे यूएसए में अगर वाशिंगटन है तो वहाँ की वाशिंगटन में कोई वही लोग रह सकते हैं जो जिनको वाशिंगटन की नागरिकता है। साथ में दोहरी नागरिकता वहां के देश की नागरिकता भी है, यूएसए खुद का अलग से एक नागरिकता देता है। यहां पर और स्वतंत्र निकायों का प्रावधान किया गया हमारे संविधान संशोधन में, मीन्स हमारे संविधान में, सॉरी। निर्वाचन आयोग ये एक स्वतंत्र निकाय है जो चुनाव करवाता है कहाँ का, संसद का, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मीन्स से 4 लोगों का चुनाव करवाता है, संसद, राज्य विधानमंडल जिसमें राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन दोनों का। और कैग दूसरा स्वतंत्र निकाय है जो खातों की जांच करता है। अगेन ये किस किस के खातों की जांच करता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की खातों की जांच करता है कि कहीं तुमने गलत खर्च तो नहीं किया। और ये अकाउंटिंग का काम करता है। कैग जनता के पैसों का संरक्षण की तरह काम करता है। याद रखना, कैग से कई बार क्वेश्चन आ गया, मेंस में भी पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग भी फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। वीवीपैट को लेकर यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया। यूपीएससी ये भी स्वतंत्र निकाय है, ये ऑल इंडिया सर्विस और केंद्रीय सेवाओं को भर्ती का काम करती है और राष्ट्रपति को सलाह भी देती है अनुशंसात्मक मामलों पर। स्टेट पीएससी ये भी राज्य सेवा भर्ती का काम करती है, राज्यपाल को सलाह देती है अनुशंसात्मक कार्यवाही के आधार पर मामले, किसी पर अगर डिसिप्लिनरी मामला हो तो क्या उसका निर्णय होना चाहिए, तो उस पर ये सिफारिश देती है किसको, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से इंडिया में, 3 तरह के आपातकाल लगते हैं इंडिया में, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 केसेज में लग सकता है, यदि युद्ध हो, यदि आक्रमण हो बाहर से किसी देश का, और सशस्त्र विद्रोह। मिस इंडिया में ही लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें, राज्य के विरुद्ध हथियार लेके, बंदूक लेके खड़े हो जाए। आर्टिकल 352 के तहत ये लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, राष्ट्रीय आपातकाल से। राज्य में आपातकाल ये 2 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। मीन्स 2 तरीके से राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। और जब आपातकाल लगेगा तो शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी, राज्यपाल से राष्ट्रपति के हाथ में। 356 जब लगेगा जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की सफलता नहीं हो, मीन्स विफलता हो गई, मीन्स राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही हो। 365 में यदि केंद्र के निर्देश को पालन नहीं कर रहा है राज्य, तो भी आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। मीन्स वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है या राज्य आपातकाल में। तो अगर मान लो ममता दीदी अगर कोरोना वायरस पे जो केंद्र सरकार निर्देश दे रही है उनको पूरी तरह पालन नहीं करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाकर पूरा प्रशासन राज्य का अपने हाथ में ले सकता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय स्थिरता जब हमारी संकट में पड़ जाए तो ये लगा सकते हैं। यूपीएससी 2018 में मेंस में क्वेश्चन था डायरेक्टली कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन था। आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जरूर याद रखना। हमारा संविधान संघीय है, मीन्स राज्यों को, स्टेट और सेंटर के बीच में क्या है, पावर का सेपरेशन है, दोनों को अलग अलग। लेकिन आपातकाल के समय जो संघीय ढांचा है एक एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स पूरी जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र के में। मीन्स बिना संविधान संशोधन के ही पूरा जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में चेंज हो जाता है। और ये भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है, ये याद रखना, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। अद्वितीय विशेषता मीन्स यूनिक एक करेक्टरिस्टिक्स है किसका, हमारे संविधान का। तो हमने आपातकाल का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का, त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।